Assalamualaikum dear students. Today's topic is electric flux. लर्निंग आउटकम्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करेंगे, इसके पॉसिबल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, देन इसका एक फार्मूला बनाएंगे, SI यूनिट डिस्कस करेंगे, फिर दो स्पेशल केसेस के ये मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, और ऑफ कोर्स इन बिटवीन ज़ीरो एंड मैक्सिमम कब होता है, एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की एक नई टर्म डिफाइन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर डियर स्टूडेंट्स. Here comes the definition. Electric flux is defined as the number of field lines passing through an area element placed at a point in an electric field. यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक एरिया एलिमेंट प्लेस करें तो डेफिनेटली उस एरिया एलिमेंट में से कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिपेंड. ये आपको डियर स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो फील्ड के मैग्नीट्यूड को शो करती है. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस पोजीशन पे ये जो सरफेस पड़ी हुई है इसमें से 1 2 3 4 5 6 लाइंस पास हो रही है. इसी सरफेस को उठाकर मैंने यहाँ पे रखा, इसका एरिया चेंज नहीं किया, ना ही ओरिएंटेशन चेंज की है, जस्ट पोजीशन चेंज की है. तो आपने देखा कि इसमें से अब जस्ट दो लाइंस पास कर रही हैं क्योंकि इस टाइम लाइंस के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा है, यहाँ लाइंस के दरमियान स्पेसिंग कम है. सो जहाँ स्पेसिंग कम होगी फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा. सो नंबर वन चीज़ हमें यहाँ से पता चली, नंबर वन फैक्टर ऑन विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड. यानी अगर जिस पॉइंट पे आप फ्लक्स मालूम कर रहे हैं वहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा. नंबर टू, किसी भी एक जगह पर अगर आप एरिया कम या ज़्यादा कर लें, यानी सपोज करें यही जो सरफेस है ये श्रिंक होकर इसका एरिया कम हो गया है, अब ये जस्ट इसका एरिया इतना रह गया डियर स्टूडेंट्स, तो अब बताइए इतने एरिया में से पास होने वाली लाइंस की तादाद क्या वही है कि चेंज हो गई है डियर स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स चेंज हो गई है. अब 1 2 3 4 लाइनें गुजर रही हैं. इट मीन अगर एरिया ज़्यादा होगा तो लाइन ज़्यादा पास करेंगी, एरिया छोटा होगा तो लाइंस कम पास करेंगी. सो सेकंड फैक्टर बन गया एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये सरफेस प्लेन हमने अपनी आसानी के लिए अज्यूम की है, वैसे ये कर्व भी हो सकती है, और कर्व के केस में कैसे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे एक आर्टिकल आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस, उसमें ये बात डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट हम फैक्टर की तरफ आते हैं. अभी तक मैंने आपको फील्ड की स्ट्रेंथ और एरिया ऑफ सरफेस के साथ रिलेशन बताया. अगर आप इसी बात को डियर स्टूडेंट्स इस तरह से समझें कि मेरे हाथ को आप सरफेस मान लें, तो अगर मैं अपने हाथ को इस तरह प्लेस करता हूं तो मैक्सिमम लाइंस मेरे हाथ में से गुजर रही हैं. लेकिन अगर मैं अपने हाथ की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह कर लूं तो क्या कहते हैं, क्या इस टाइम मेरे हाथ में से कोई लाइन गुजर रही है? नो. इट मीन ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन सरफेस ऑल्सो डिपेंड कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें से कितना होगा. सो द थ्री फैक्टर्स आर स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ प्लेन सरफेस एंड नंबर 3 ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस. अब इसी बात को डियर स्टूडेंट्स हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर phi and defined as the dot product of electric field intensity and vector area. Electric field intensity and वेक्टर एरिया. और अगर हम इसको ओपन करके लिखें जैसे ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, इसी तरह ई डॉट ए होगा ई ए कॉस थीटा. अब यहाँ ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ जो कैपिटल ए वेक्टर है ये वेक्टर एरिया है डियर स्टूडेंट्स. व्हाट इज़ वेक्टर एरिया? वेक्टर एरिया एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड प्लेन सरफेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और इसकी डायरेक्शन उस प्लेन सरफेस के हमेशा नॉर्मल ली जाएगी. यानी वेक्टर एरिया इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ प्लेन सरफेस एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस और इज ऑलवेज टेकन along outward drawn normal to the surface. अगर आप मेरे हाथ को ये प्लेन सरफेस समझ लीजिए तो अगर ये एक प्लेन सरफेस है तो इसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में होगा. अगर ये प्लेन सरफेस इस तरह पड़ी हुई है तो इसका जो नॉर्मल होगा वेक्टर एरिया वो इस डायरेक्शन में होगा.
अगर प्लेन सरफेस इधर पड़ी हुई है तो इसका वेक्टर एरिया इस तरह होगा, नॉर्मल टू द सरफेस. सो वी कैन शो दिस इन दिस डायग्राम. यू कैन सी ये आपको एक प्लेन सरफेस वर्टिकल ओरिएंटेशन में नज़र आ रही है, तो इसका नॉर्मल जो है ऑफ कोर्स वो इस डायरेक्शन में डियर स्टूडेंट्स बनेगा. दिस नॉर्मल इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर एरिया ए. सिमिलरली अगर यही सरफेस हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में पड़ी हुई है तो अब वेक्टर एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए के साथ इन दिस डायरेक्शन. और एक और बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में थीटा इज नॉट द एंगल ऑफ फील्ड विद सरफेस, इट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद वेक्टर एरिया. नेक्स्ट हम इसका यूनिट लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स. ई का यूनिट आप जानते हैं न्यूटन पर कूलम होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और cos theta has no units. So the SI unit of electric flux is Newton per coulomb meter square, या इसको आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स मूव करेंगे टूवर्ड्स द केस ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स. मैक्सिमम फ्लक्स को हम ये भी कह सकते हैं अ सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यहाँ आपको डियर स्टूडेंट्स एक 2D रिप्रेजेंटेशन में एक फील्ड दिखाया गया है इन दिस डायरेक्शन. यहाँ आपको एक सरफेस एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखी गई है. आप देख सकते हैं कि इस टाइम इस सरफेस का फील्ड के साथ एंगल 90 है. सो सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन आपको पता है, मैंने बताया था कि इस फॉर्मूला में जो एंगल है वो एंगल सरफेस के साथ नहीं होता बल्कि वेक्टर एरिया के साथ होता है. तो इस केस में जो वेक्टर एरिया ऑफ सरफेस होगा नॉर्मल टू द सरफेस दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, तो आप देख सकते हो ई और ए के दरमियान कितना एंगल बना यहाँ पे, दैट इज 0 डिग्री. सो इस केस में जो फ्लक्स आएगा उसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज गिवन बाय ई ए के नीचे ये परपेंडिकुलर का साइन आएगा. ये परपेंडिकुलर का साइन एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल दिखा रहा है सरफेस के साथ. सरफेस नॉर्मल है, सरफेस एरिया इज नॉर्मल बट वेक्टर एरिया इज पैरेलल. ये दो बातें याद रखनी है आपने. यानी यहाँ जो एंगल पुट होगा दैट इज नॉट 90 बट 0. वेक्टर एरिया जितना एंगल बनाएगा वो हम फॉर्मूला में पुट किया करेंगे. सो वेक्टर एरिया 0 एंगल बना रहा है, cos 0 is 1 and 1 is the maximum value of cos function and sin function. So I can say that in this case electric flux is EA or maximum. So in this case flux is maximum. Next dear students minimum केस की तरफ चलेंगे कि किस केस में फ्लक्स मिनिमम होता है. आइए देखते हैं. सो मिनिमम फ्लक्स में जो सरफेस होगी दैट इज हेल्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, इस टाइम ये जो सरफेस है दैट इज हेल्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो इस टाइम आप इसका वेक्टर एरिया कैसे बनाएंगे ज़रा देखिए. इस केस में जो वेक्टर एरिया आएगा दैट वुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस लाइक दिस. क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पड़ी है तो वेक्टर एरिया इज इन दिस डायरेक्शन होगा लाइक दिस. एंगल कितना बना 90 डिग्री एंड cos 90 आप जानते हैं 0 होता है. सो इस केस में फ्लक्स लिखा जाएगा ई ए पैरेलल. ए के सबस्क्रिप्ट में ये दो लाइनें शो कर रही हैं कि सरफेस जो है वो फील्ड के पैरेलल है लेकिन वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है. सो एंगल पुट होगा 90, cos 90 डियर स्टूडेंट 0 होता है. सो इस केस में जो फ्लक्स है वो 0 आ जाएगा. सो फ्लक्स वुड बी मिनिमम और 0 इन दिस केस. नेक्स्ट केस डियर स्टूडेंट्स अब देखेंगे जिसमें सरफेस ना पैरेलल होगी ना परपेंडिकुलर होगी. लेकिन दो बातें दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि जब भी कोई सरफेस फील्ड के पैरेलल होगी नो फ्लक्स पासेस थ्रू इट, और जब भी कोई सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर होगी मैक्सिमम फ्लक्स पासेस थ्रू इट. अब ये केस आपके सामने है जिसमें एक सरफेस हेल्ड इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइक दिस. ये एक फील्ड आ गया
ये इंक्लाइंड सरफेस आ गई लाइक दिस, एक इंक्लाइंड सरफेस इस तरह पड़ी हुई है। अगर प्लेन सरफेस ऐसे हो तो वेक्टर एरिया यू होता है डियर स्टूडेंट्स। अगर प्लेन सरफेस ऐसे हो तो वेक्टर एरिया यू होता है। अगर प्लेन सरफेस इंक्लाइंड हो गई है लाइक दिस, तो अब वेक्टर एरिया भी इसी तरह होगा ना, लाइक दिस हेयर यू कैन सी इन दिस डायरेक्शन। अब आप देख सकते हो जो ई और ए के दरमियान ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा। सो इस केस में जो फ्लक्स होगा दैट वुड बी ई ए कॉज ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू जीरो और मैक्सिमम के दरमियान होगी, मीन जीरो और ई ए के दरमियान होगी। ई ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। इसी इंक्लाइंड सरफेस की डियर स्टूडेंट्स हम एक प्रोजेक्शन भी शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये एंगल भी थीटा होगा, और इसके मुताबिक मैं वेक्टर एरिया का अगर प्रोजेक्शन ले लूं, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया ए कॉस थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यानी जब सरफेस इंक्लाइंड हुई तो वो प्रोजेक्शन जिसमें से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसका एरिया आप देखें कम हो गया। एक्चुअल सरफेस का एरिया ज्यादा था जिसकी वजह से फ्लक्स कम हो गया। सो दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, अ प्लेन सरफेस हेल्ड इंक्लाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी जब भी किसी चीज़ की फाइंड की जाती है वो पर यूनिट फाइंड की जाती है। जैसे मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी ऑन अ प्लेन सरफेस होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसी तरह फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को मैं कह सकता हूँ मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। Electric flux is given by EA cos theta। cos theta की जगह पे यहाँ क्या आएगा, हम फ्लक्स डेंसिटी मालूम करते हुए फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, और फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब थीटा जीरो होता है। यानी सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर एंड वेक्टर एरिया इज हेल्ड पैरेलल। थीटा बिकम जीरो, cos जीरो इज 1, एरिया एरिया से कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड भी कहते हैं। सो फ्लक्स डेंसिटी इज नोन एज फील्ड इंटेंसिटी। अब डियर स्टूडेंट्स आखिर पे एक और बात याद कर लीजिए कि जब सरफेस परपेंडिकुलर होती है वेक्टर एरिया पैरेलल होता है। यानी एक एंगल 0 है दूसरा 90 है, सरफेस पैरेलल होती है तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हो जाता है। इट मीन अगर एक एंगल 0 है दूसरा 90 है, एक 90 है दूसरा 0 है, तो यहाँ एक बात अपने पास नोट कर लीजिए, अल्फा एंगल को अगर हम सरफेस एंगल कह दें और थीटा एंगल को वेक्टर एरिया वाला एंगल कह दें तो इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 90 होगा। सम टाइम क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में वो कह सकता है कि एक प्लेन सरफेस 30, 40 किसी भी एंगल पे पड़ी है तो आप फ्लक्स मालूम करो। अगर मैं कहूँ कि एक सरफेस 30 डिग्री पे पड़ी है तो आप इस फॉर्मूला में 30 पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्लेन सरफेस का एंगल है, यानी अल्फा आपको गिवन है। लेकिन वेक्टर एरिया को जो एंगल होता है वो निकालने के लिए आप हमेशा क्या किया करेंगे, 90 डिग्री में से अल्फा माइनस कर देंगे। यानी जो सरफेस एंगल होगा उसको 90 में से माइनस करेंगे तो वेक्टर एरिया का एंगल आ जाएगा और हम आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है जी। इफ अ प्लेन सरफेस is held at 60 degree to the direction of electric field, तो once again यहाँ वही बात आ गई, यानी प्लेन सरफेस अल्फा 60 गिवन है आपको, तो थीटा फाइंड करने के लिए 90 में से 60 माइनस किया, that is 30. So flux would be, flux is given by EA cos theta, so cos 30 is under root 3 by 2, so final answer is square root 3 by 2 EA. Right option is square root 3 by 2 EA. अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक और बड़ी बात इंपॉर्टेंट देखेंगे कि आप अभी चेक करें, अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लें कि cos 30 का आंसर और sin 60 का आंसर सेम होगा। क्या मतलब है
यानी जब आपने वेक्टर एरिया वाला एंगल लेना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कॉज यूज होता है, लेकिन अगर आप प्लेन सरफेस का एंगल ले रहे हो तो तब हम साइन यूज कर लेते हैं, साइन अल्फा। यानी साइन 60 भी √3/2 होता है और कॉस 30 भी √3/2 होता है। सो एक ये भी टेक्निकल बात याद रखिएगा, यानी अगर आपको ये बात याद होगी तो फिर माइनस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो इन दो तरीक़ों से आप फ्लक्स को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे और इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने इफ़ नॉर्मल टू अ प्लेन सरफेस, व्हाट इज़ नॉर्मल टू अ प्लेन सरफेस, उसे वेक्टर एरिया कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, is held parallel to the direction of electric field then electric flux is, यानी हमें थीटा गिवन है, थीटा 0 हो तो cos 0 1 होता है, यानी इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और EA भी होगा ऑफ कोर्स, EA cos 0 1 हो गया, EA मल्टीप्लाई बाय 1, EA आंसर आएगा। सो बोथ A एंड C इज राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।